अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। DGISPR की मुख्तसर मगर जाबे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सवालात और जवाबात का सेशन खासा तवील था, इसने तमाम अवहाम, तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे का न सिर्फ सद्देबाब किया है बल्कि उन तमाम अफराद और इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया है जो सानहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद थे और उनकी पुष्पनाही या उनको रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें तो सुबह से मौजूद थी, लेकिन इसका महवर क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं था। अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारहियत, मोदी बाइडन के गठजोड़ पर मुश्तमिल बातें होंगी और इसके बाद सारे 9 मई से मुतालिक आवाम को आगाह किया जाएगा। इन तमाम तर ख्यालात के बरक्स DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू और महवर सानहा 9 मई के वाक़यात और इनमें शामिल किरदार थे, जिससे वाज़ेह होता है कि फौज अब की बार तहैया किए हुए है कि बैरूनी अनासर से पहले घर के अंदर मौजूद शरपसंद अनासर की सरकूबी जरूरी है, जिससे दुश्मनों को भी शय मिलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ही मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई कलिमात में यह वाज़ेह कर दिया कि सानहा 9 मई के वाक़यात के बाद इदारे ने सबसे पहला अमल खुद एहतसाबी से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि एक मुफस्सिल एहतसाबी अमल के बाद यह फैसला किया गया कि जो मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरिजन, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखते हुए नाकाम हुए, इन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। DGISPR ने कहा कि 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि 15 अफसरान बशमूल मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स को उनके ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आपको इससे अंदाजा होगा कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। गैरिजन, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ यूं हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। तर्जुमान पाक फौज ने मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक भी बात की है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी आम समाअत हुई थी, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद लम्हों पहले कल तक मुलतवी हुई। इस समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अदालत में वाज़ेह बताया था कि 102 अफराद के नाम मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजे गए हैं, लेकिन अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। लेकिन DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2 टोक अल्फाज में बताया कि फौज के खुद एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई तफरीक नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार ऑफिसर्स का जो दामाद है वो, और रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाब के अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायमशुदा फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंद अनासर का ट्रायल किया जा रहा है और ये ट्रायल जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज क्या कह रहे थे, कितने लोग इस वक्त जा रहे हैं फौजी अदालतों में, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायमशुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। ख़वातीनो हज़रात, फ़ौज पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार एक घनौने मंसूबे के तहत वार किया गया। मेजर जनरल अहमद शरीफ के इस बयान से महसूस होता है कि ये इन इदारों यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वाज़ेह पैगाम है कि हालात जो भी हों, जैसे भी हों, फौज खुद एहतसाबी के बाद इस वारदात में शामिल दीगर मुल्ज़िमान को भी ट्रायल करेगी और उन्हें मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि दोबारा किसी को ऐसा काम करने की जरूरत ना हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ेह हो गया है कि इस कार्रवाई की राह में रोड़े अटकाने और गलत प्रोपेगेंडा करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। DGISPR ने सानहा 9 मई के वाक़यात के बाद बनाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे का भी वाज़ेह और 2 टोक जवाब दिया है। इस प्रोपेगेंडे से मुतालिक वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदी की, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से बेनामी अकाउंट से बगैर अब चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और एक जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं और जो मामलात होते हैं कह देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस पे बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं, सेल्फ रेगुलेशन जो सी है आई थिंक वो भी, और एथिक्स
की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान, उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेज़ी को कम करें। फौज पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका भी रिबटल आज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपने इस प्रेसर में दिया है। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करती, लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की, फौजी क्यादत के खिलाफ जहन साजी की। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये जहन साजी फौजी क्यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? पेशावर में उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब ये चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराए हो रहा था, उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के, नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या ये फौज करवा रही थी? आज DGI-SPR ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि जो लोग मखसूस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके जाने या ना जाने से सजा और जजा के अमल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनका इनफरादी फेल है और अगर कोई ये सोचता है कि इस अमल में शरीक कोई भी मुलजिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच जाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। गर्ज ये कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का अहाता कर दिया गया है जिसके बारे में कोई अबहाम था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बताया है कि 102 अफराद का ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हो रहा है बल्कि ये ट्रायल जारी भी रहेगा और एक वाज़ेह पैगाम महसूस होता है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले तक सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के केस की समाअत हो रही थी और इस केस की समाअत आज शुरुआत में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई जब 2 रोज़ के वक्फे के बाद हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी बेंच में शामिल फाजिल जस्टिस के खिलाफ एतराज़ उठाया गया। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए और वफाकी हुकूमत की जानिब से मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल का कह रहा था कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं है। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, ताहम अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मफादात के टकराव की वजह से एतराज़ उठाया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए। इलेक्शन केस में 90 दिनों में किसी ने एतराज़ नहीं किया, बस बेंच पर एतराज़ात किए गए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक दरवेश शख्स इंसान है। क्या जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को फ़ायदा देंगे? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज किया है। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरहम हुए। उनका कहना था कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप पर अदालत को एतमाद है। ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा। बुनियादी हुकूक के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामान में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। अब हम समझते हैं कि वक्त पर एक कदम पीछे हटने का है। हक और सच की अखलाक की जिम्मेदारी इस अदालत की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर आज़म से पूछेंगे कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। बरकैफ मंसूर अली शाह इस बेंच से अलहदा हो गए जिसके बाद अब ये 7 रुकनी बेंच 6 रुकनी बेंच रह गया है और अब ये 6 रुकनी बेंच कल इस मुकदमे की समाअत करने जा रहा होगा। इस मुकदमा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल से मुताल्लिक बात हो रही है और दूसरी तरफ पैरेलल आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक 2 टोक और वाशगाफ अंदाज में कह दिया गया है कि सानिया 9 मई के अंदर मुलव्विस जितने भी लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिविलियंस हैं या फौजी हैं, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनली कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हवाला भी दिया, इंटरनेशनल रियलम का हवाला भी दिया कि वहाँ से भी जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनको तौसीक हासिल है। और ये मिलिट्री कोर्ट्स ऐसा नहीं है कि अब बनने जा रहे हैं बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स इससे पहले भी काम कर रहे हैं। 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिन लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो कमांडिंग ऑफिसर हैं फौज के उनके हवाले किया जाएगा, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उनके पास ये हक होगा कि वो सिविल काउंसिल कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर मुतलका हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी
जो है वो अपील कर सकते हैं। तो आज तर्जुमान पाक फ़ौज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये जो प्रेसर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि इसमें मुख्तलिफ हल्कों को, ख़ास तौर पर वो जो के साने के अंदर मुलव्विस थे बराह रास्त चेयरमैन PTI भी और उनके सहूलतकारों के लिए भी वाज़े पैगाम है। इस पर तफसीली बात करेंगे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। इस वक्त मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी तर्जुमान तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हैं, वो इनकी जो साबिका पार्टी है, क्योंकि तहरीके इंसाफ है तो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी माय प्लेयर हैं जी, बहुत सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज तर्जुमान पाक फ़ौज DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी और देखी होगी, इसमें किस किस के लिए पैगाम है? ख़ास तौर पे आपकी जो साबिका पार्टी है तहरीके इंसाफ, वो तो खासी मुश्किल भी होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। देखिए रेहान, इसमें पैगाम सबके लिए है, सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने, यानी हमारे जो पब्लिक का एक जनरल परसेप्शन है और जो एक बिहेवियर बन गया ख़ास तौर पे नई जनरेशन का और जिनको पिछले कुछ अरसा में, एक साल में और पिछले भी एक टाइम में छोटी डोज से बड़ी डोज देकर उनको एक ऐसी नहज पर लाया गया या ऐसे मकाम पर पहुंचाया गया कि जिसके बाद उन्होंने कानून और जो भी अदल है, यानी कि जुर्म और जुर्म की सज़ा और उसकी नौयत, उसके बारे में वो इतने बेखौफ हो गए थे कि उन्होंने उस इंसान की तरह कि जिसने कंटेनर पे खड़े होकर कुछ लोगों का इस्तेहज़ा किया, इन लोगों ने उसके नतीजे में इन नौजवानों ने पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी, इदारे, तमाम इदारे रियासत के अहम जो महवर हैं उनको, जो इसके सतून हैं उनका इन्होंने इस्तेहज़ा शुरू कर दिया। और एक ऐसी बुरी रविश इस सोसाइटी के अंदर पैदा हुई कि पहले ये लोग बेखौफ हो गए और दूसरा इन लोगों ने मजाक समझना शुरू कर दिया हकीकत की चीज़ों को, निस्बतन ये कि ये संजीदा होके और इनके वालिदैन भी इनका ख्याल करते और लीडर्स भी इनका ख्याल करते कि ये संजीदगी के साथ हम इनके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इनको लेके जाते, लेकिन उस शख्स ने बदबख्ती में। अच्छा रोकड़ी साहब, इसका पार्ट एक तरफ तो एक पॉलिटिकल पार्टी है और सिविलियंस है जिनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बात हो रही है, क्योंकि आप फौज की चेन ऑफ कमांड को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि आप इस इदारे का हिस्सा रहे हैं। तो आज जब मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर ये बताया है कि 3 ऑफिसर्स को टॉप ब्रास के नौकरी से बर्खास्त किया गया, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है। 15 वो अफसरान हैं कि जिनका कोर्ट मार्शल पे हो रहा है, उसमें एक मेजर जनरल शामिल है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, यानी इदारे ने अपनी खुद एहतसाबी से ये प्रोसेस शुरू किया है। हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट सर? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो सारा जो चैप्टर चल रहा था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नौजवानों को चाहे समझ आई ना आई हो जो कि ज़ोंबीज बन चुके हैं या इस कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन तमाम समझदार लोगों को और इस जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके लीडर से लेके अब तक जो उसके गिर्द कुछ लोग बचे हुए हैं, उन तमाम को क्लियर समझ आ गई है कि अब दे मीन बिजनेस। अगर उन्होंने खुद एहतसाबी, जब ये चैप्टर आज तक आपकी फौज में पहले नहीं हुआ था और हमेशा जो एक गिला किया जाता था, वो गिला क्या था कि जी बाकियों को पूछते हैं, खुद को नहीं पूछते। आज खुद को पूछ के उन्होंने साबित कर दिया है कि इस जीरो टॉलरेंस है इस मामले में, और हाईएस्ट रैंक के ऑफिशियल्स को और उनके खानदानों में से भी जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा जहां पर रियासत को नुकसान पहुंचाकर या रियासत की तबाही का अगर कोई सोचेगा और अगर किसी भी ऐसे वेंचर में और मूवमेंट में शामिल होगा कि जिसमें रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो और दुश्मनों को जो इस रियासत के वजूद को देखना नहीं चाहते, उनके इरादों की तकमील यहां पर अगर किसी ने करने की कोशिश की तो उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अब बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस पर इन काबिल तहसीन भी है और अप्रिशिएबल भी है। दिस इज व्हाट शुड बी डन, और ये है वो काम जो करना चाहिए है हम लोगों को, और उन्होंने उसको साबित करके दे दिया। अच्छा, ये इदारे ने जो खुद एहतसाबी का प्रोसेस शुरू किया है और बताया है, वैसे तो फौज में खुद एहतसाबी का प्रोसेस रहता है, ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, कोर्ट मार्शल्स होते हैं, जब मंतकी अंजाम को पहुँचते तो खबर भी आ जाती है, जैसे अब है जब फौज इस नतीजे पे पहुंच गई कि किसको क्या सजा होनी चाहिए, वो उन्होंने दे दी और फिर अनाउंस कर दिया। इसमें और किस किस इदारे के लिए पैगाम है कि आपको भी जरा खुद एहतसाबी करनी चाहिए बशमूल पार्लियामान?
देखिए, सबके लिए ये पैगाम है। मैंने स्टार्ट में कहा कि हर पाकिस्तान में रहने वाले उस बंदे के लिए पैगाम है कि जो किसी भी स्टेज पर रियासत को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान को किसी भी जगह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमदन करेगा या किसी भी ऐसी मूवमेंट का हिस्सा बनेगा जिसमें रियासत पाकिस्तान के वजूद को खतरात लाक होंगे, उन तमाम को यह पैगाम है। और वो जो बेखौफी की एक फिजा थी और गफलत की, आज उसको बिल्कुल क्लियर करके रख दिया गया और इसके असरात कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि कितने बेहतरीन आएंगे। ये मजाक तो नहीं है। अच्छा देखिए, अब इन पे इल्जाम था ना रोकनी साहब कि ये बिलवास्ता या बिला वास्ता 9 मई इंसिडेंट के अंदर मुलव्विस है। ये तो थे वो जिनका ताल्लुक अस्करी इदारे से था। और भी पर्दा नशीनों का नाम आता है और हम सुनते हैं, वो पॉलिटिकल रेटरिक में भी सुनते हैं, पब्लिकली भी जलसों के अंदर भी सुनते हैं, टीवी टॉक शोज में भी सुनते हैं। कुछ और भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ और ऐसे इदारे हैं कि जी उन्होंने भी चेयरमैन पीटीआई और इस खास पॉलिटिकल पार्टी की आबियारी में अपना भरपूर हिस्सा डाला है और सहूलतकारी पर्टिकुलरली इस 9 मई इंसिडेंट के अंदर की है। तो आपको लग रहा है उन इदारों पर भी और वहां बैठे हुए लोगों पर भी हाथ आएगा? 100% आएगा और इंशाअल्लाह ताला आएगा। और हमने और आपने इस बात को यकीनी बनाना है क्या है। आज तो नंबर 1 जो एक केस है वो खुल के सामने आ गया। इसके बाद बचती क्या है आज के बाद चीज? किसी को अगर कोई शक रह गया कि किसी और का नंबर नहीं आएगा तो आज वाली चीज ने तो क्लियर कर दिया। और दूसरी चीज, खुद एहतसाबी फौज पहले भी करती थी, लेकिन इस तरीके की खुद एहतसाबी क्या गिला होता था कि जी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको कोई नहीं पूछता, उनकी जो अशराफिया है यानी सीनियर ऑफिसर्स की जो फैमिलीज हैं उनको कोई नहीं पूछता। अब उन्होंने एक मिसाल कायम करके रख दी है और इस चीज की मिसाल कायम करना जरूरी थी। और ये जो सीनियर कमान है फौज की इस वक्त इन काबिले तहसीन भी है, अप्रिशिएबल भी है और उन्होंने कमाल का। अच्छा, इससे तो ये लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ये नविश्ता दीवार है। ना सिर्फ ये है बल्कि जो चेयरमैन पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट से बचाना चाह रहे हैं या सहूलतकार बनना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी पैगाम है कि आप भी हट जाएं, अदरवाइज आपको भी यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो क्या ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम दुरुस्त हैं कि एक तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, ये इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, दूसरा ये कि बचा भी कोई नहीं सकेगा? इज इट ट्रू? देखें जी, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का मतलब ही यही है। आज वाला जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने क्या बता दिया? एक लेफ्टिनेंट जनरल फैमिलीज यानी उसने बता दिया, मेजर जनरल उसने बता दिया कि ट्रायल ये होता है और किसी सूरत, और मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के अंदर कोई सिफारिश या कोई चीज़ ऐसी चलती नहीं है। तो जो कुछ लोग तिलमिलाए फिर रहे हैं और दाएं बाएं भाग रहे हैं उनका भागना बेसूद होगा। और यकीन जानिए उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल सबसे पहले इसके लीडर को होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चे कि जो शायद कभी ये सोचते भी ना, उन्होंने भी वो अमल किया कि उसके नताइज वो भुगत रहे हैं, उनके खानदान तक भुगत रहे हैं। ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिसको उस मकाम तक लेके जाना लाजिम है इदारों के लिए। अच्छा, पैरेलल ये मामला सब जुडिस है कोर्ट के अंदर भी। पहला ही सवाल जब DGISPR से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि सब जुडिस मामला है, आपने इस पे सवाल कर लिया है। अब पैरेलल कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही हैं, उधर से फौज भी तैयार है कि वो छोड़ेंगे नहीं, और गमो गुस्सा भी हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देख लिया। आर्टिकल 1956 का जो मिलिट्री एक्ट 1967 का 52 का सॉरी, उसके बाद उससे आज के दिन से पहले तक ये सब कुछ होता रहा और ये कोर्ट्स चलती रही और सुप्रीम कोर्ट उन तमाम डिसीजंस को वेट करती रही। तो आज ये दो हजरात जो निकल कर उछलते फिर रहे हैं और तिलमिलाते हुए इधर से उधर भागे जा रहे हैं, तो इनकी इस भागदौड़ को हमारे जैसे लोग या जो स्टेट के साथ चल रहे हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको इग्नोर करेंगी। किस लिए छोड़ा जाए? बचाना क्यों चाहते हैं? क्या 9 मई के एक्शन को वो चाहते हैं कि ये रिपीट हो, या वो इस 9 मई के जो एक्शन है उसको इंडोर्स करना चाहते हैं? इन लोगों का एहतसाब भी जरूरी है, ऐसे सहूलतकारों का एहतसाब भी जरूरी है। आप एतजाज हसन और लतीफ खोसा की बात कर रहे हैं? मैं डायरेक्टली उनकी बात करता हूं, उनकी इस अमदन शैतानी हरकत की बात करता हूं जो वो कर रहे हैं। क्या वो बच्चे हैं? क्या आज से पहले तक जब ये ट्रायल होते रहे तो उनको ये इंसानी हमदर्दियां और ये चीजें नजर नहीं आती थी? इनको आज नजर आ रही है जब 9 मई का वाकया आज तक पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ है? पहले अब ये चल रही है। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको नहीं लगता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थिंग्स विल बी डिफरेंट? हमीयत भी कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको नहीं लगता थिंग्स विल बी डिफरेंट नाउ?
थैंक डेफिनेटली हर जी शऊर आदमी के लिए, हर उस बंदे के लिए कि जो होश रखता है, उसके लिए चीजें समझना आसान है। और आज के बाद तो मुकम्मल क्लैरिटी हो गई है, और ये क्लैरिटी होना लाजिम थी। वो जो एक शैम की सूरत है ना, जिन्होंने अपने आप को खामखा धोखे में रखा हुआ था, और अभी भी जी ये हो जाएगा तो वो कुछ लोग बातें कर देंगे, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जो बकवासात की वजह से और वगैरह वगैरह, और जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, और उस डिसेप्शन के प्लान की वजह से कुछ वाकई असर में थे। आज के बाद उनको हर चीज क्लियर हो गई है कि ये अभी चीजें ऐसे नहीं चल सकती। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आज उन्होंने लेकर दिखा दी। अब इसके बाद कोई किसी के पास शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि वो साउंड बाइट भी निकलवाऊं जिसमें इरफान कादिर साहब ने हमारे शो में कहा, क्योंकि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी है, वो ये कहते हैं कि फौज बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, जो मर्जी फैसला हो, जैसे मर्जी हो, ये ट्रायल बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो अब वो बादी नज़र में ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि जितनी जल्दी ये होगा, मतलब अब हफ्तों नहीं बल्कि दिनों की बात लग रही है जो मंजरनामा है इस वक्त, तो इलेक्शंस फिर करीब ही समझे। रेहान, मुझे तो जो मुझे नजर, ट्रायल तो उन्होंने आज देखें, आज उन्होंने सिंपल बता दिया कि ट्रायल शुरू है। अब सेकंड स्टेज के अंदर मुझे तो अल्लाह के हुक्म से वो लोग भी नजर आ रहे हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं कि जो इसके सहूलतकार थे, किसी भी जगह पर थे, कौन से मकामात पर थे। अब तो मुझे तो खैर पहले भी यकीन था कि जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, ये चीज को इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के बाद तो शक ही खत्म हो गया। आप किन सहूलतकारों की बात अब अगर कोई कहेगा कि ये कमजोर किस्म की हरकत कहीं से भी बर्दाश्त की जाएगी, क्यों की जाए? किन सहूलतकारों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, सहूलतकार चाहे रिटायर्ड हो जाए फौज से, और फौज में रहते हुए अगर वो उसका सहूलतकार रहा है, आज मुझे नजर आ रहा है कि वो चाहे रिटायर्ड भी हो गए तो किसी न किसी तरीके से कट्टर आ जाएंगे शिकंजे में। आप फैज हमीद साहब की बात कर रहे हैं? मैं हमेशा बात ही उसी की करता हूं, उसको रिस्पॉन्सिबल करार देता हूं इस सारे के सारे इशू में। ही मेन अक्यूज्ड उसको कह रहा था। अच्छा, वैसे ये 102 या 104 लोगों के अंदर फैज हमीद साहब का भी नाम होगा, या आपको लगता है नहीं अभी वो बारी नहीं आई है? अल्लाह के हुक्म से होगा, इंशाअल्लाह ताला होगा। तो फिर तो और भी बहुत से लोगों का नाम होना चाहिए। फिर तो आप शुरू करेंगे 2008-9 से। मैं देखें, और भी बहुत से नाम होना चाहिए अदल की बुनियाद पर, और जिसने जुर्म किया है उनका नाम, ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं। यानी कि एक कैटेगरीज हैं, मौजूद हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, और जिन लोगों ने डायरेक्ट ये काम किया, इस तमाम चीज को स्टेज किया, इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे उनका किरदार और है। और उसके बाद कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज जो लिंक है साल 9 मई से, आप ये कह रहे हैं कि जो ख्याल रेलेवेंट है इस इंसिडेंट के साथ, साल 9 मई का जो मास्टरमाइंड्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, पिछलों की बात नहीं कर रहे कि पहले कौन सहूलतकार रहे। नहीं, मैं तो कायल हूं कि इस तमाम जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं ना, इस तमाम हरकत के और इस तमाम चीज के, जिन्होंने इस स्टेज तक पहुंचाया इस काम को, और पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जो अल्लाह ताला ने बचा लिया, उन तमाम को भी किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ। इसके ऊपर एक आई एम 100% श्योर कि कोई ग्रैंड इंक्वायरी डेफिनेटली हो रही होगी, किसी भी स्टेज पर उनका मुहासबा लाजिम। अच्छा रुकनी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज ये सवाल हुआ भी है, ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी है, जिनको गिरफ्तार किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिया गया, तो क्या वो भी ट्राई किए जा सकते हैं मिलिट्री कोर्ट के अंदर? उनका भी ट्रायल होगा, या लगता है कि वो उनको एस्केप मिल गया? नहीं, देखें, ये वो पॉलिटिकल लोग थे जो कि एक अच्छे मकसद के लिए इसके साथ मिले थे। उनका मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि पाकिस्तान में आग लगाई जाए। उनमें कुछ लोग हैं उनको एक कैटेगरी के अंदर रख के डेफिनेटली उनको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो MNAs थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, ये प्रोग्रेसिव लोग थे, ये इसके साथ नहीं मिले। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ना कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं, क्यों नहीं आए रेहान, क्यों ना आए? उनका कसूर क्या है? वो कोई गए थे इसके साथ बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ने के लिए कि वो वहां से भाग के आ गए? वो पॉलिटिकल लोग थे। हम यही तो कहते रहे आज से साल 1.5 साल पहले कि पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव मूवमेंट अपनी को जारी रखो। तुम किस सिमत के अंदर लेके जा रहे हो? तुम इस कौम के बच्चों को बर्बाद कर दोगे, यही चीज तो हम कहते रहे। अब ये जो लोग थे, चाहे उसके साथ MNAs थे, MPAs थे, किधर जाएं वो? उनको असेंबली से भगवा दिया, पंजाब असेंबली तोड़ दी, KP से भगवा दिया, और एक अपने मकसद के लिए अब नाउ ही थिंक्स कि वो इसके साथ खड़े हों। क्यों खड़े हों? वो क्या इसके साथ किसी मलेशिया का हिस्सा थे? उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है,
और वो क्यों करें? यकीन जाने, मुझे कई दफ़ा अफसोस होता है कि इसने इस कल्ट को इतना बुरा डेवलप किया है कि बहुत बहुत अच्छे लोग वो खौफजदा होते हैं इसके कल्ट की गालियों की वजह से। इसने वो जो एक ये कुछ छोटी मोटा इसका ये मूवमेंट नहीं थी, इसने इस मूवमेंट को इस मकाम तक लाने के लिए जिस तरीके से डेवलप किया, और जो एंटायर स्टेट के जो इदारों के खिलाफ इसने नफरत का बीज बोया, और जिस तरीके से उनकी आबियारी की, और जिस तरीके से उन बच्चों को इसने यूज किया, वो ये इनके, और फिर ये सोशल मीडिया, और इसके ऊपर बैठ के वो लड़के लिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे 18-19 साल के, जिनको अपने मुस्तकबिल की परवाह होनी चाहिए थी, जिनके माँ बाप को उनके मुस्तकबिल की परवाह होनी चाहिए थी, रियासत को उनके मुस्तकबिल की परवाह होनी चाहिए थी कि कल ये आगे जाएं। अच्छा रोकड़ी साहब, जाएंगे लाइफ अपनी जो कुछ हो रहा है उस पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी या दीगर वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN, जो दुबई में बैठे हुए लोग, जहांगीर तरीन साहब गए थे मुलाकात करने के लिए, अब उन्होंने ओन चौधरी को दुबई भेज दिया है पैगाम रसानी के लिए, तो ये दुबई में क्या हो रहा है लास्टली मुझे बताएं, फिर मुझे ब्रेक लेनी। नहीं रेहान, मैं उसके बारे में, मैं किसी भी चीज़ के बारे में जब तक बिल्कुल श्योर ना हूं कि क्या चीज़ हो रही है, तो मैं गुमान की बुनियाद पर कलाम से हमेशा परहेज करता हूं, क्योंकि गुमान दुरुस्त भी हो सकता है, गुमान गलत भी हो सकता है। नहीं, आपको लग रहा है कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 हो रहा है या कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो रहा है दुबई में? नहीं, बेसिकली व्हाट वी नीड इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी। जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, हमें अपने बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए, इस मुल्क के लिए, वी नीड बेटर इकोनॉमी। हम तमाम को इस पॉइंट पर इकट्ठे होकर सब लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने के लिए इकट्ठे हुए दुबई में, रोकड़ी साहब? नहीं, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ना उन्होंने किसी ने मुझे बताया कि हम क्यों जा रहे हैं, ना मैंने पूछा किसी से कि आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आई कंसिडर एट द मोमेंट कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज कि वी शुड बी कंसंट्रेटिंग कि हम अपना चार्टर ऑफ इकोनॉमी को फोकस करें, और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए उस तरफ जाएं कि हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमारी ये जो 25 करोड़ जो है, और फिर कोई यानी और 25 करोड़ जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपके वक्त के लिए। खुर्रम हमीद खान रोकड़ी हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दुबई में हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत का मैदान कारज़ार इस वक्त दुबई दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, कौन कौन किससे मिल रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में अगली सियासी बिसात क्या बिछने वाली है, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, मुंह जोर खराब माशी हालात से कैसे निपटना है, ये वो मामलात हैं जिस पर बातचीत के लिए एक बड़ी बैठक दुबई में मुतवक्के है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दुबई में मौजूद है, साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं वो भी दुबई पहुंचे हैं। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र वो भी दुबई में मौजूद है। हुसैन नवाज कायद मुस्लिम लीग नून के साहबजादे, उन्होंने सहाफ़ियों को बताया था कि उनके वालिद दुबई जाएंगे और मुमकिन तौर पर हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब भी जाएंगे। इससे पहले नवाज शरीफ ने पिछली ईद भी सऊदी अरब में फैमिली के साथ गुजारी थी, जहां मरियम नवाज और ख़ानदान के दीगर अफराद ने रमज़ान के आखिरी अयाम और ईद उल फितर उनके साथ गुजारी थी। दूसरी जानिब बिलावल हाउस के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़श्ता रोज़ रवाना हुए, ताहम वहाँ पहले से मौजूद नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के इम्कान की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी निगरां सेटअप और आम इंतखाबात की तारीख पर बात करने के लिए नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मौजूदा असम्बली की मुद्दत अगस्त में ख़त्म होने वाली है। जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्दीक हो गई। अब सवाल यह है कि इन मुलाकातों का एजेंडा क्या हो सकता है। ज़राए ने बताया कि तीनों रहनुमाओं की मुलाकात का एजेंडा इंतखाबात है। नून लीग की अक्सरियत इंतखाबात में ताख़ीर और पीपी बर वक्त इंतखाबात की हामी है, और ज़राए का यह कहना है कि फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ पर एक दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में इंतखाबात को मुस्तक़बिल से मशरूत किया था। नवाज शरीफ का कहना था कि इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन आगे रास्ता भी नजर आए। जबकि ज़राए के मुताबिक नून लीग के चंद रहनुमा पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं, और ये बात भी डिस्कस हो रही है कि अगर इंतखाबात के मामले पर इत्तफाक हो जाता है तो मौजूदा इत्तेहाद को बरकरार रखा जाएगा। वही जो इज्तिमाई हुकूमत की इस्तिलाह और कॉन्सेप्ट हमने जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मुश्तरका एलामिया में देखा था। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में अहम कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन कुछ 6 मुलाकातें की हैं।
जिनमें उनकी बेटी मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद थी। इनमें से एक मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ की बरसों की जलावतनी के बाद उनकी मुमकिना पाकिस्तान वापसी पर भी गुफ्तगू हुई है। ताहम ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 3 हफ्ते के वक्फे के बाद लंदन वापस लौट जाएंगे, यानी दुबई में क़याम करेंगे। 5-6 रोज़ क़याम हज के हवाले से उन्हें जाना था फैमिली के साथ, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान ने अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए मुजव्वज़ा कानून साजी की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस बिल को सदर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब ये क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो भी रवाना हो गए हज की अदायगी के लिए, और जो चेयरमैन सेनेट हैं वो कायम मकाम सदर हैं। अब उन्होंने मौके की मुनासबत से मौका गनीमत जानते हुए इस बिल पर भी दस्तखत कर दिए हैं, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं सादिक संजरानी साहब ने, जो इस वक्त कायम मकाम सदर हैं। और उस इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल के मुताबिक भी अब सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकेंगे, बल्कि इलेक्शन शेड्यूल के अंदर तब्दीली या इलेक्शंस की तारीख अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देने का मजाज होगा। उधर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने एक रोज़ कबल अपने वालिद के हमरा जो दुबई रवाना हुई थी, जहाँ उन्होंने मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान से मुलाकात की। और लंदन में मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों, फ़ौज, अदलिया, हत्ता के चेयरमैन PTI के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इसके लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहला कदम उठाए जाने पर हिचकिचा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि अगरचे नवाज शरीफ फौजी अदालतों में सिविलियंस पर मुकदमा चलाए जाने से मुतमईन नहीं है, लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही एक तरीका है जिससे वो तहरीक इंसाफ को दबाव में रख सकते हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों की दुबई यात्रा एक बड़ी सियासी बैठक की शक्ल इख्तियार करने वाली है। इससे पहले बजट के मौके पर दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात की खलीज दिखाई दी। हत्ता कि चेयरमैन PCB के ओहदे पर उठने वाले तनाज़े ने भी कई सवालात खड़े किए। ताहम बजट में सिंध के लिए 25 अरब मुख्तस करने और PCB चेयरमैन की नशस्त नजम सेठी की दस्तबरदारी के बाद पार्लियामान इजलास में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांधे, बल्कि उन्हें पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म तक कह डाला। अब इससे 2 माने निकलते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो बैठक दुबई में होने जा रही है उसमें आगे का फ्रेमवर्क तो तय होगा ही, लेकिन उसमें यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वज़ीर आज़म PMLN से होता है तो वो कौन सा नाम होगा, क्या वो नवाज शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ होंगे। जितनी तारीफ बिला पार्लियामान के फ्लोर पर शहबाज शरीफ की है, तो इसका मतलब तो यह है कि पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जचते हैं और बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, और फिर जाहिर है ताकतवर हल्के भी ये चाहते हैं, उन्हें काबिल कबूल है शहबाज शरीफ रादर देन नवाज शरीफ। एक वज़ाहिर इख्तलाफी दौर और फिर चाहत भरे लफ्ज़ों के बाद अब दुबई में दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के करीब आ रही हैं, रहनुमा इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि दोनों सियासी जमातों यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये दुबई में होने वाली मुतवक्के सियासी बैठक पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ निजी दौरे पर अमारात गए हुए हैं। मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक का कहना है कि मरियम नवाज अपने निजी दौरे पर अमारात में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान अली बदर का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो इस वक्त निजी दौरे पर दुबई में है और वहीं से अपने सरकारी दौरे पर कल जापान रवाना होंगे। इसके बाद उनका दौरा अमेरिका शेड्यूल्ड है। आखिर दुबई में ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो होने भी जा रहा है लेकिन तस्लीम भी नहीं किया जा रहा है। यकीनन आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि इन मुलाकातों का ब्रेक थ्रू क्या होता है और क्या लाहेअमल तैयार किया जाता है, जिसकी रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली जो पाकिस्तानी सियासत है उसके ऊपर दिखाई देगी। कॉमनर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस उसमें जो शरह सूद है वो रिकॉर्ड हद तक बढ़ चुकी है। ये जो शरह सूद बढ़ना है इसका ज़ाहिर है प्रोपोर्शन इन्फ्लेशन के साथ भी है, इन्फ्लेशनरी भी है इसका इफेक्ट। ये कितनी मोहलिक हो सकती है और इंडस्ट्री के लिए कितनी मोहलिक है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। 2023-24 का बजट जब से पेश हुआ था तब से कयासराइयाँ की जा रही थी कि इस बजट के बाद कई मिनी बजट्स आएंगे और ये सिलसिला लामुतनाही शक्ल इख्तियार करेगा। अब लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि बजट मंजूर होने से कबल ही हमारे वज़ीर ख़जाना एक टैक्सेस से भरपूर मिनी बजट मुतारिफ करा देंगे। अभी बजट पेश हुआ था, एक और बजट यानी एक और दरिया का सामना था मुदीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा इसहाक डार साहब ने पार्लियामान में एक और मिनी बजट पेश कर दिया है। टैक्सेस का बोझ अवाम पर लाद दिया गया है। कोरम पूरा हो या ना हो, कोरम की निशानदेही भी नहीं हुई, इजलास भी नहीं टूटा, बजट भी पेश हो गया और मंजूर भी करा लिया गया। डार साहब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। I beg to move that a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the finance bill
2023 be passed. G. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect 223 अरब के टैक्सेस पहले बजट में लगाए गए थे। वो बजट जो इसहाक डार साहब ने पेश किया, 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। ये बजट ठीक उस वक्त मंजूर किया गया जब इससे एक रोज कबल ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF की पेरिस में IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद ही हुकूमत ने IMF की 5 मजीद शराइत को मनवन तस्लीम कर लिया था। लाइकली IMF के साथ जो मामलात हैं वो खासी हद तक मैच्योर हो जाएंगे। $1.2 बिलियन की ट्रांच भी मिल जाएगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर आज सामने आई है और वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज हुई है। पहले शरह सूद जो 21% थी अब 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के बाद 22% पर खड़ी हो गई है। 22% की शरह सूद पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे इतनी भारी भरकम शरह सूद के ऊपर पैसे लेगा बैंकों से और कारोबार करेगा? जाहिर है जब कारोबार नहीं होगा, मईशत का पहिया नहीं चलेगा तो फिर इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? तो बराह रास्त इसका जो असर है वो इन्फ्लेशनरी भी है। ये शरह सूद बढ़ा तो दी गई है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बढ़ती थी तो उस वक्त यही लोग जो अपोजिशन में बैठे हुए थे इस पर तनकीद करते थे। आज इन्हें भी शरह बढ़ानी पड़ रही है। ये कितनी देर तक बरकरार रह पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।